नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन द्वारा बनाया वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर फिल्म्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। पिछली वीक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन सा चेक करते हैं। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। आज का क्वेश्चन नंबर 1, दिस टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड इनटू द डीप ओशन। क्वेश्चन पूरा वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिए और आंसर बताइए अबाउट विच लैंडस्लाइड exactly the statement refers to। आई होप आपने वीडियो पोस्ट करके आंसर दे दिया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन सी, सबमरीन लैंडस्लाइड्स। देखिए ये सारे जो लिखा है सब टाइप ऑफ लैंडस्लाइड्स है। एक एक करके मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको चाहिए तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, सबमरीन लैंडस्लाइड्स नाम से आपको पता चल गया होगा ये ओशन के अंडर होता है। ठीक है, दे आर मेरीन लैंडस्लाइड्स दैट ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट अक्रॉस द कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन टू द डीप ओशन। इस तरह के जो लैंडस्लाइड्स है ये ओशन बेड में होता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ में से डीप ओशन तक सेडिमेंट्स लेके जाता है। ठीक है, मतलब मान लीजिए ये ओशन बेड है, इधर से अगर लैंडस्लाइड शुरू हो गया तो ये डीप ओशन तक इस सेडिमेंट्स को लेके जाते हैं। तो इस तरह के लैंडस्लाइड्स को सबमरीन लैंडस्लाइड्स बोलते हैं। वैसे सबमरीन टेम ही अंडर ओशन होता है। सबमरीन केबल्स आपने सुना होगा जो अंडर ओशन से बिछाता है। ठीक है, तो ये सबमरीन नाम से आपको इजिली एक क्वेश्चन का आंसर दे पाएगा। तो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, सबमरीन लैंडस्लाइड्स। क्वेश्चन नंबर 2, consider the following statement with respect to environmental flows और e flow which are correct। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नो द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट सही है। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनवायरमेंटल फ्लो के बारे में। क्या है एनवायरमेंटल फ्लो? देखिए दोस्तों, दे आर द एक्सेप्टेबल फ्लो रेजिम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिवर इन द डिजायर्ड एनवायरमेंटल स्टेट और प्री डिटरमिन्ड स्टेट। एक रिवर का फ्लो जिसे वो रिवर का नेचुरल फ्लो मेंटेन हो सकता है, इसी को एनवायरमेंटल फ्लो बोलते हैं। ठीक है, इट विल एंश्योर दैट रिवर हैज एटलीस्ट द मिनिमम रिक्वायर्ड एनवायरमेंट फ्लो ऑफ वाटर इवन आफ्टर द रिवर फ्लो गेट्स डाइवर्टेड बाय प्रोजेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स। देखिए दोस्तों, एक रिवर में कई सारे प्रोजेक्ट्स हम सेटअप करते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है, कई सारे कनाल्स बनाते हैं इरिगेशन पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। इसके बाद भी उस रिवर का मिनिमम रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल फ्लो मेंटेन करना जरूरी होता है। ठीक है, इसको कहीं कहीं मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। रिवर फ्लो वुड बी डाइवर्टेड फॉर पर्पसेस लाइक इरिगेशन, हाइड्रो पावर, डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल यूज। ठीक है, ऐसे पर्पस के लिए रिवर फ्लो हम डाइवर्ट कर सकते हैं, हम कर भी रहे हैं। पर इसके बाद भी रिवर फ्लो का जो रेट है वो अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनवायरमेंटल फ्लो है वो होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट्स लिखा है। वैसे चारों स्टेटमेंट सही है तो इधर ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए क्या क्या लिखा है। इट इज द एक्सेप्टेबल फ्लो रेजिम्स दैट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए रिवर, वेरी करेक्ट। बेसिक डेफिनेशन है। कंप्लेंट्स ऑफ मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो इज एप्लीकेबल टू ऑल एक्सिस्टिंग अंडर कंस्ट्रक्शन एंड फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। ये गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन है, बिल्कुल है। सारे प्रोजेक्ट्स जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है, ए सब में ये जो मिनिमम एनवायरमेंटल फ्लो वाला जो क्लॉज है ये एप्लीकेबल है। एंड मिनी एंड माइक्रो प्रोजेक्ट्स विच डू नॉट आल्टर द फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रिवर और स्ट्रीम सिग्निफिकेंटली आर एक्सम्प्टेड। तो कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स एक्सम्प्टेड है? मिनी एंड माइक्रो प्रोजेक्ट्स, जो छोटे प्रोजेक्ट्स है जिससे ज्यादा फ्लो अफेक्ट नहीं होता है, वो एक्सम्प्टेड है। उसके लिए ये एनवायरमेंटल फ्लो वाला क्लॉज एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, एंड इसका अथॉरिटी कौन सा है? सेंट्रल वाटर कमीशन इज द डेसिग्नेटेड अथॉरिटी फॉर सुपरविजन, मॉनिटरिंग एंड रेगुलेशन ऑफ फ्लोज। रिवर का जो फ्लोज का सुपरविजन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन वगैरह कौन करता है? सेंट्रल वाटर कमीशन। सो हियर आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 3, नंदूर माथमेश्वर इन नासिक was declared as what in January 2020? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी, रामसार साइट। देखिए दोस्तों, नंदू माधवेश्वर जो एक रामसार साइट है, रामसार साइट क्या होता है? वेटलैंड्स होता है। ठीक है, इंडिया में करीब 42 रामसार साइट्स है, इफ आई एम करेक्ट, चेक कीजिएगा एक बार। तो देखिए ये महाराष्ट्र में एक्चुअली 2 रामसार साइट है। ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला? सर क्रीक जो महाराष्ट्र में है, इसके रिगार्डिंग एक न्यूज आया था। ठीक है, तो सर क्रीक आ गया तो महाराष्ट्र इंपॉर्टेंट हो गया, महाराष्ट्र के रामसार वेटलैंड्स इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए नंदूर मातमेश्वर इन नासिक जनवरी 2020 में डिक्लेयर किया था। एंड लोनार क्रेटर, एक क्रेटर इंपैक्ट से जो बना था लोनार क्रेटर, बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में, ये नवंबर 2020 में। तो महाराष्ट्र में 2 रामसार साइट ऑफ वेटलैंड कन्वेंशन है। तो ध्यान दीजिएगा, नंदूर माथमेश्वर इन नासिक इज ए रामसार साइट। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज द क्लोजेस्ट यूरोपियन कंट्री टू ट्यूनीशिया? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन
ऑप्शन ए स्पेन, ये गलत लिखा है दोस्तों, एक्चुअली ऑप्शन सी इटली है, सॉरी फॉर दैट, ये मैंने गलत पॉइंट किया, ऑप्शन सी इटली इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए ट्यूनीशिया जो है न्यूज़ में आया था, एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ था उधर, इसके बारे में हमने एक वीडियो भी बनाया था। देखिए दोस्तों ट्यूनीशिया का मैप, ट्यूनीशिया का बॉर्डर कंट्रीज देख लीजिए, अल्जीरिया, लीबिया वगैरह है, तो ये मेडिटेरेनियन सी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अब इस मैप में देख ही सकते हो इटली का दो पार्ट, एक सिसिली आइलैंड है और एक सर्दिनिया आइलैंड है, ये दोनों इटली के अंदर होता है। इटली का कैपिटल है रोम। ठीक है, और एक कंट्री आपको इधर दिख रहा है माल्टा, माल्टा इज ऑल्सो है कंट्री, एक आइलैंड कंट्री है जो मेडिटेरेनियन सी में है, यूरोप का पार्ट है। तो इससे आपको पता चल रहा है सबसे पास में कौन सा आ रहा है, इटली का पार्ट ही आ रहा है। सो ट्यूनीशिया न्यूज में था इसलिए मैंने मैप क्वेश्चन डाला है। सो द आंसर इज इटली। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली, स्टेटमेंट नंबर 3 गलत है। देखिए वेरी इजी क्वेश्चन है। बेसिकली कर्नाटका में बोम्मई, येडियुरप्पा के बाद बोम्मई नया चीफ मिनिस्टर बनाया, येडियुरप्पा, BS येडियुरप्पा रिजाइन करने के बाद, तो चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन डाला है। देखिए इसमें क्या लिखा है, गवर्नर इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडर स्टेट काउंसिल। इंडर स्टेट काउंसिल का प्रेसिडेंट कौन रहता है दोस्तों? आप सबको मालूम है, प्राइम मिनिस्टर रहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान दीजिएगा। अब ये इंडर स्टेट काउंसिल के बारे में हमने पॉलिटी लेक्चर्स में आपको बताया है। वैसे एक बात बता देता हूँ, आर्टिकल 263 के अनुसार इंडर स्टेट काउंसिल सेटअप किया था 28 मई 1990 में। ठीक है, अब इसमें चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन रहता है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स मेंबर्स रहता है। ठीक है, और चीफ मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ यूटीज नॉट हैविंग ए लेजिस्लेटिव असेंबली एंड गवर्नर्स ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट मेंबर्स रहता है। 6 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, वो भी मेंबर्स है। 4 मिनिस्टर्स ऑफ कैबिनेट रैंक एज परमानेंट इन्विटीज मेंबर्स। तो ये सब इंडर स्टेट काउंसिल का मेंबर्स है। इंडर स्टेट काउंसिल थोड़ा सा पुराना टॉपिक है, ये एग्जाम में आने की कोई संभावना कम है वैसे। अब देखिए बाकी तीनों स्टेटमेंट देख लीजिए। चीफ मिनिस्टर्स टेन्योर इज नॉट फिक्स्ड विथ सम कंडीशन, बिल्कुल सही है। फिक्स्ड है क्या? नहीं है। इफ द चीफ मिनिस्टर रिजाइन्स फ्रॉम हिज पोस्ट देन द एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैज टू रिजाइन, बिल्कुल सही है। द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज टू द स्टेट लेजिस्लेटर्स। ठीक है, जैसे लोकसभा के लिए हमारा यूनियन में रिस्पॉन्सिबल होता है, वैसे स्टेट में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स स्टेट लेजिस्लेटर के लिए होता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सो द आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स इन गुजरात स्टेट आर इन द लिस्ट ऑफ यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 1, 3 एंड 4 ओनली। देखिए दोस्तों, गुजरात में लेटेस्ट धोलावीरा एक इंडस वाली साइट है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट टैग मिला था। ठीक है, तो तब ये न्यूज़ में आया था कि गुजरात में ऑलरेडी 4 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। एक चंपनीर नियर पावागढ़, रानी की बाव इन पठान, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद। ये सोमनाथ टेम्पल काफ़ी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट टेम्पल है, पुराना है, पर ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है। सो धोलावीरा के बारे में लिखा है, ये न्यूज़ हमने ऑलरेडी किया था, पढ़ लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, which of the following is or are a public sector undertaking under the Ministry of Tourism in India? Ministry of Tourism के अंदर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इसमें से कौन कौन सा है? वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। द आंसर इज ऑप्शन सी 1 ओनली, इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंदर एक ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, एक गवर्नमेंट बॉडी बेसिकली, वो है इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बाकी जितने भी मैंने लिखा है ना दोस्तों, ये सब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे अब देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म हैज अंडर इट्स चार्ज ऑफ ए पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग द इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ध्यान दीजिएगा, ITDC जिसको बोलते हैं, ये एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। बाकी देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर स्पोर्ट्स, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट, ये सब ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, ध्यान दीजिएगा। सो हियर आंसर विल बी ऑप्शन सी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, consider the following statements with respect to National Commission for Protection of Child Rights NCPCR which are correct. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C 3 only. देखिए दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसके बारे में काफ़ी न्यूज़ आया था। इट इज़ ए बॉडी दैट वर्क्स टुवर्ड्स अचीविंग ए चाइल्ड राइट सेंट्रिक अप्रोच इन ऑल द लॉज प्रोग्राम्स। बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड के जो राइट्स है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा एंड यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड द्वारा, कई सारे चाइल्ड राइट्स है इस दुनिया में।
दुनिया के लिए तो पूरे वर्ल्ड के लिए यूएन कन्वेंशन है, एंड इंडिया के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी काफ़ी कुछ चीज़ें लिखा हुआ है। इसके हिसाब से ये नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स बना है। अब देखिए स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। इट इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एस्टैब्लिश इन 2007। वैसे 2007 में ही एस्टैब्लिश हुआ था, बट दिस इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, एक पार्लियामेंट्री लॉ से बना था एनसीपीसीआर। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ए चाइल्ड इज डिफाइंड एज एनी पर्सन बिटवीन 0 एंड 14 ईयर्स, गलत दोस्तों। चाइल्ड मतलब 0 एंड 18 ईयर्स होता है। तीसरा क्या है, इट फॉलोज ऑल लॉज एंड पॉलिसीज इन द कंट्री, बिल्कुल सही, आर इन कंसोनेंस विद राइट्स ऑफ चिल्ड्रन एज एम्फसाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज यूएन कन्वेंशन ऑफ राइट्स ऑफ द चाइल्ड। ये दोनों फॉलो करते हैं एनसीपीसीआर, ठीक है। सो हियर आंसर इज ऑप्शन सी 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट। देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चंस पढ़ते जा रहा हूँ, आप जब मैं क्वेश्चन बोलूँगा वीडियो पॉज कीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं कभी मुझे कमेंट्स आया था आप टाइम नहीं देते हो आंसर देखने का, तो आप पॉज कीजिए और आंसर बताने की कोशिश कीजिए, ठीक है। देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट, वीडियो पॉज करके बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। स्टेटमेंट 1 गलत है। देखिए दोस्तों क्या लिखा है, पहले हम ये देखते हैं। न्यूज़ ये आया था दोस्तों, इंडिया कैन पोटेंशियली सेव 89.4 बिलियन रुपीज ए ईयर बाय शटिंग डाउन सम ओल्ड कोल बर्निंग पावर प्लांट्स, ठीक है। जो पुराने कोल बर्निंग पावर प्लांट्स है, इसको अगर क्लोज करेंगे, शट डाउन करेंगे, तो इंडिया इतने पैसे सेव कर सकता है करके एक रिपोर्ट आया था। ये न्यूज़ हमने कवर भी किया था। एंड देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, करेंटली इंडिया हैज 203 गीगावाट ऑफ कोल पावर। ये वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कोल से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड अक्सर प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है, तो इस तरह की स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम होनी चाहिए, वो भी लेटेस्ट, एग्जामिनेशन से पहले लेटेस्ट अपडेट्स आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अभी के लिए 203 गीगावाट है, अकाउंट्स फॉर 53% ऑफ कंट्रीज इंस्टॉल कैपेसिटी जनरेशन एंड 70% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट इन द कंट्री। देखिए हमारे देश में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रोड्यूस होता है, थर्मल एनर्जी से, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 70% जो है थर्मल एनर्जी से, बेसिकली कोल से। अब देखिए स्टेटमेंट्स में क्या क्या लिखा है। करंटली इंडिया हैज मोर देन 450 गीगावाट ऑफ कोल पावर, गलत है दोस्तों। देखिए 450 गीगावाट वैसे क्या है, ये नंबर आपने सुना होगा, हमारी रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी से जितना हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है उसका टारगेट है 450 गीगावाट। रिन्यूएबल एनर्जी में विंड एनर्जी आएगा, सोलर पावर आएगा, हाइड्रो आएगा, ठीक है। ये सब मिला के 450 गीगावाट हमारा टारगेट है बेसिकली। तो ये कितना एक्चुअली 203 है। कोल पावर अकाउंट्स फॉर 53% ऑफ द कंट्री, ये मैंने बोला बिल्कुल सही है। एंड इंडिया कैन पोटेंशियली सेव मोर देन 75 बिलियन, तो करीब 89 बिलियन में बोला था स्टेटमेंट में, तो ये भी सही हो जाता है। तो आंसर इज ऑप्शन बी 2 एंड 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम लोकेटेड। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी कजाकिस्तान। देखिए दोस्तों, एक न्यूज़ आया था, नौका वाज लॉन्च फ्रॉम बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम इन कजाकिस्तान यूजिंग ए प्रोटॉन रॉकेट, ठीक है। तो ये नौका लॉन्च हुआ था बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम से कजाकिस्तान में। ये न्यूज़ भी आशीष ने कवर किया था डेली न्यूज़ में। इट इज़ शेड्यूल्ड टू बी इंटीग्रेटेड विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है इसमें ये इंटीग्रेट होगा, ठीक है। इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें वो कैरी कर रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन जनरेटर, स्पेयर बेड, अनदर टॉयलेट एंड ए रोबोटिक कार्गो क्रेन। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने रोबोटिक कार्गो क्रेन बनाया है, तो ये भी ये लेके जाएगा। इट विल रिप्लेस पर्स ए रशियन मॉड्यूल ऑन द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ऑलरेडी एक रशियन मॉड्यूल है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, पीर्स करके उसको ये रिप्लेस करेगा। बाकी अब पढ़ लीजिएगा, वैसे न्यूज़ एक बार कवर हो गया था। तो बाइकोनूर कॉस्मोड्रोम आपको याद होनी चाहिए, ये कहाँ पे है, कजाकिस्तान में है, एक सेंट्रल एशियन कंट्री है। क्वेश्चन नंबर 11, द चाइल्ड साइन संबंधार एंड द डांसिंग चाइल्ड इन संबंधार ब्रॉन्ज स्टैट्यूज recently seen the news belongs to which dynasty of the 12th century। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। आई होप आपने आंसर किया होगा। आंसर इज ऑप्शन बी चोलास डायनास्टी। देखिए दोस्तों, न्यूज़ क्या आया था, नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया ने कई सारे इस तरह की एंशिएंट स्कल्पचर्स इंडिया को वापस करने का फैसला किया है। बेसिकली क्या है ना, इंडिया से स्मगल किया गया था। एक आर्ट डीलर है सुभाष कपूर, इन्होंने काफ़ी सारे एंशिएंट स्टैट्यूज, स्कल्पचर्स, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज वगैरह इंडिया से स्मगल करके कई जगह में लेके गया था। तब नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पास भी बहुत है, इन्होंने पहले भी इस तरह हमें दिया है, तो ये भी हम न्यूज़ में कवर किए थे। जितने करीब 19 वर्क्स अभी रिटर्न कर रहे हैं नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, पूरे लिस्ट हम डेली न्यूज़ में कवर किए थे। आप पीडीएफ देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। टेलीग्राम चैनल में पीडीएफ अवेलेबल है, हमारी harshitdwedi.com वेबसाइट में भी डेली न्यूज़ कंपिलेशन में हमने न्यूज़ कवर किया था। इसमें पूरे के पूरे जो लिस्ट है वो हम डाला था। तो उसमें सबसे फेमस या सबसे इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं 12th सेंचुरी चोला एरा ब्रॉन्जेस। इसका नाम है एक चाइल्ड सेंट संबंधार है,
stolen from Sayavaram temple in Sirkali in Tamil Nadu, and dancing childs in Sambandar also from Tamil Nadu. तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है. और भी है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, यूपी से भी चोरी किया हुआ था, वो सारे हैं. ठीक है, तो ये चोला डिनास्टी से रिलेट कर सकते हो. चाइल्ड्स इन सांबंदार एंड डांसिंग चाइल्ड से सांबंदार. क्वेश्चन नंबर 12, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विच आर करेक्ट. वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए. आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली. देखिए टाइगर रिजर्व्स के बारे में, इंडिया इज होम टू 51 टाइगर रिजर्व्स. यही गलत हो जाता है, एक्चुअली 52 है. रिसेंटली राजस्थान में एक रामगढ़ विषधारी, मेरी प्रोनाउंसिएशन सही है गलत है मुझे मालूम नहीं, रामगढ़ करके एक टाइगर रिजर्व और नोटिफाई हुआ है. तो इंडिया में अभी टोटल 52 टाइगर रिजर्व्स हो गया अक्रॉस 18 स्टेट्स. 18 स्टेट्स सही है. इंडियाज मोर लेपर्ड पॉपुलेशन दैट टाइगर्स, बिल्कुल सही है दोस्तों. इंडिया इज होम टू ओवर 70% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन ग्लोबली, ये भी सही है. आप देखिए न्यूज़ में ये आया था कि इंडिया इनके टाइगर कंजर्वेशन एफर्ट्स के बावजूद इंडिया ने 2967 टाइगर्स है अभी के हिसाब से. ये भी डाटा थोड़ा सा पुराना हो सकता है, लेटेस्ट डाटा अपडेट कीजिएगा. ठीक है, तो इंडिया के पास 70% ऑफ एंटायर वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन है. ठीक है, द 50 टाइगर रिजर्व्स इन इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन. जितने भी टाइगर, ये गलत है एक्चुअली 52 है, जितने भी टाइगर रिजर्व्स है इंडिया में ये एडमिनिस्ट्रेट बाय द प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन. ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर कैंपेन किसका है? नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का है. इसके रिगार्डिंग में भी हमने एक वीडियो बनाया था रिसेंटली. एक रीवाइल्डिंग ऑफ मंगला करके टाइगर कप का रीवाइल्डिंग पेरियार टाइगर रिजर्व में, केरला में जो पेरियार टाइगर रिजर्व है उधर किया था करके एक वीडियो हमने किया था. अगर देखा नहीं तो देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन है. तो देखिए लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से 12,852 लेपर्ड्स है इंडिया में, 60% हायर दैन 2014. तो इंडिया सक्सेसफुल है लेपर्ड पॉपुलेशन भी इंक्रीज करने में. देखिए दोस्तों इस तरह की स्टेटमेंट्स यूपीएससी में पूछ सकता है. ये पूछेगा कि लेपर्ड पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिस्टेंटली इंक्रीज्ड, ट्रू और फॉल्स, ऐसा पूछ सकते हैं ना. तो ये सब ध्यान दीजिएगा. रिसेंटली रामगढ़ विषधारी वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी रिसीव्ड ए नोट फ्रॉम नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी टेक्निकल कमिटी टू बिकम द 4th टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. ठीक है, तो 4th टाइगर रिजर्व राजस्थान का है एंड 52nd टाइगर रिजर्व है इंडिया का. एंड ग्लोबल टाइगर डे के बारे में लिखा हुआ है 29 जुलाई को है. ठीक है, सो हियर और आंसर इज ऑप्शन सी 2 and 3 ओनली. आपको एक डाउट हो सकता है, इसमें मैंने लिखा है इंडिया इज होम टू 51, तो अभी के लिए 51 है 52 है, आई एम नॉट क्लियर. नोटिफाई तो किया है, पर देखिए अगर 1 महीने 2 महीने बाद ये क्वेश्चन आएगा तो 2 and 3 ओनली आंसर आएगा. अभी के लिए इसका फाइनल डिसीजन हुआ है कि नहीं मुझे भी क्लियर नहीं है. जब मैं क्वेश्चन डाला तो डाल दिया. कमेंट बॉक्स में ये नहीं पूछिएगा कि सर अभी तक 50 सेकंड वाला तो ये फाइनल डिक्लेरेशन नहीं हुआ करके. देखिए अगर 1-2 महीने में हो भी जाएगा ना तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा. ठीक है दोस्तों. अब क्वेश्चन नंबर 13, राजा मिर्चा विच रिसीव जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन इन द ईयर 2008 बिलोंग्स टू विच इंडियन स्टेट. वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए. नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए नागालैंड. देखिए राजा मिर्चा के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया था. इट वॉज एक्सपोर्टेड टू लंडन फ्रॉम नागालैंड. एक स्पेशल मिर्चा, इसको नागा किंग चिल्ली भी बोलता है. दिस इज फर्स्ट टाइम राजा मिर्च इज बीइंग एक्सपोर्टेड फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड. ठीक है, तो इसलिए न्यूज़ में आया था. 2008 में इनको जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन मिला था. राइट, अब देखिए जोग्राफिकल इंडिकेशन सर्टिफिकेशन क्या होता है? जीए टैगिंग बोलते हैं उसको. एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो कुछ भी हो सकता है, फूड प्रोडक्ट्स हो सकता है या कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है. ठीक है, कुछ भी है. इसको अगर कोई स्पेशलिटी है इसकी ओरिजिन की वजह से, मतलब नागालैंड की ओरिजिन की वजह से इसकी कोई स्पेशलिटी है तो वो जीए टैगिंग के लिए अप्लाई कर सकता है. चेन्नई में इसका ये है हेडक्वार्टर है, तो उधर ये एप्लीकेशन भेजते हैं तो वो फिर वो जीए टैगिंग दे देते हैं उनको. जीए टैगिंग वो पूरा स्क्रूटनी करेगा, इसके बाद देगा. इसके वो मिलने का फ़ायदा ये है कि एक एक्सपोजर मिल जाएगा, एक नेशनल एक्सपोजर मिल जाएगा. और इस तरह की देखिए अभी राजा मिर्चा रिसेंटली लंदन में एक्सपोर्ट हुआ है, तो इस तरह की मार्केटिंग एक्सपोजर भी मिल जाएगा. कई सारे फ़ायदा है. जीए टैगिंग के बारे में भी हमने वीडियो किया है, सर्च कीजिए हर्षित द्विवेदी नाम के साथ, आपको पता चल जाएगा. ये ध्यान दीजिएगा, राजा मिर्चा जो है कहाँ से रिलेट कर सकते हो आप? नागालैंड से. क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर अंडर द एम्बिट ऑफ एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज कैटेगरी. वीडियो पोस्ट करके बता दीजिए. नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2, 3 and 4. देखिए दोस्तों, रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिटेल एंड होलसेल ट्रेड को एमएसएमई में इंक्लूड किया है. वैसे एमएसएमई में कई सारे इंडस्ट्री से पूरे में इधर लिखा है, आप पढ़ लीजिएगा. अब देखिए दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया has notified द इंक्लूजन ऑफ रिटेल एंड होलसेल ट्रेड. मतलब जो नॉर्मल दुकान रहते हैं ना दोस्तों, कोई भी एक दुकान खोलिए आप, स्टेशनरी वाला खोलिए, कुछ होलसेल वाला खोलिए, रिटेल वाला खोलिए, उसको भी ऐसे एमएसएमई कंसिडर करके आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो. जो भी एमएसएमई का फैसिलिटीज है वो आप अप्लाई कर सकते हो. तो आप ये ध्यान दीजिएगा, रिटेल एंड होलसेल ट्रेड रिसेंटली 1 महीना भी नहीं हुआ, इनको आरबीआई ने
एमएसएमई कैटेगरी में डाला है, इसलिए मैंने क्वेश्चन डाला था। तो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिफेंस प्रोडक्ट्स, फूड प्रोसेसिंग ऑलरेडी एमएसएमई में आता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15 एंड फाइनल क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रोपोस्फेरिक ओजोन विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज करके आंसर बता दीजिए। आई होप आपने आंसर किया होगा। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए दोस्तों, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन ये होता क्या है? देखिए नॉर्मल जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है ना, इससे ये अलग है। स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन क्या है? वो नेचुरली फॉर्म्ड है, अल्ट्रावायलेट रेज से हमारे पृथ्वी को बचाते हैं। पर ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन कुछ अलग है। ये कैसे फॉर्म होता है? व्हेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रिएक्ट होता है, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये एक्चुअली एक ग्रीन हाउस गैस है। ये हमारे लिए अच्छा नहीं, इसका बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं, ठीक है। हमारे प्लांट्स के लिए भी नेगेटिव इम्पैक्ट्स काफ़ी कुछ है। आप ट्रोपोस्फेरिक ओजोन करके सर्च करिएगा, आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है? वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स दैट हैव ए हाई वेपर प्रेशर एंड लो वाटर सोल्युबिलिटी। देखिए वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब क्या है? जो पेंट्स का मैन्युफैक्चर से निकलता है, फार्मास्यूटिकल से निकलता है, रेफ्रिजरेंट से जो CH वगैरह आपने सुना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आता है। ये सारे मतलब मैन मेड एक्टिविटी से जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स निकलते हैं ना, वो जाके किसके साथ रिएक्ट करेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के साथ एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्ट करके जो बनता है, एक टाइप का स्मोक आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। ये है ट्रोपोस्फेरिक ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन से आप रिलेट मत कीजिएगा, ये अलग है। अब स्टेटमेंट देख लीजिए, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ द नेचुरली फॉर्म ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर। बिल्कुल गलत। मेजॉरिटी ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन इज क्रिएटेड थ्रू द इंटरेक्शंस ऑफ मैन मेड एंड नेचुरल एमिशंस ऑफ वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड्स एंड कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट होकर ये ट्रोपोस्फेरिक ओजोन बनता है। अब देखिए, दिस इज द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस आफ्टर CO2 एंड मीथेन। सो हियर आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। तो दोस्तों यही थे 15 क्वेश्चंस। ये वीडियो मैं इधर फिनिश कर रहा हूँ। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मुझे पता है मैं थोड़ा जल्दी गया क्योंकि मैं जल्दी में था, इसलिए, ठीक है दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, स्टेटमेंट्स में, मेरे एक्सप्लेनेशन में डाउट है, तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं अलग से उसको एक वीडियो बना के या शॉर्ट्स बना के समझाऊंगा, ठीक है दोस्तों। सो इस लेक्चर की PDF आपको एज यूजुअल टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। हैव ए नाइस डे।